students, I am Vinay Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 2 of civics, ideas of secularism. Students, in this chapter we will discuss about the secularism, the vision of the Indian Constitution, the fundamental rights, the soul of the Indian Constitution, the fundamental duties, राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकुलरिज्म का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको इसमें समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर को समझने के लिए हमको अपने आसपास देखना पड़ेगा। अपने आसपास जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में कितने तरीके के धर्म हैं, कितने तरीके के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग लोगों की भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों का कल्चर है, बहुत सारे लोगों के ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, लोगों के कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उनके बात करने का, उनके बोलने के, उनके कस्टम, कल्चर्स एंड रिलीजन्स कितने सारे सब अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम सब एक साथ अपने देश में रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये धर्मनिरपेक्षता क्या होती है? Secularism means the freedom of religion and non the interference policy of the state in the religious matter. Means हमारा जो देश है वो कैसा है? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब एक ऐसा देश जिसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को समान सम्मान और महत्व देता है। मीन्स हमारे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको अपना सकता है, अपने तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकता है। और स्टेट मीन्स कंट्री, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, स्टेट मीन्स ये देश के बारे में बात हो रही है। और स्टेट उसमें किसी भी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। मतलब अगर पूछा जाए कि भारत का धर्म कौन सा है या भारत किस धर्म को मानता है, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि हिंदू धर्म को, लेकिन ये गलत है। भारत का, इंडिया का, अपने देश का कोई धर्म नहीं है। वह सभी धर्मों को या सभी धर्म को मानने वाले लोगों को समान संरक्षण और समान महत्व देता है। आप अपने आसपास देखते होंगे, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, पंजाबीज भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन्स भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं। मतलब अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हमारे देश में रह रहे हैं और एक साथ हम रहते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। Friends, the word secular was added to the preamble by the 42 Amendment Act 1976। ये जो सेकुलर वर्ड है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं, तो उसमें ये 42वें संविधान संशोधन 1976 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था, मतलब जोड़ा गया था। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो
सेक्युलर स्टेट होता है ना, अ सेक्युलर स्टेट इज वन दैट द प्रोटेक्ट्स एंड द promotes all religions equally, as I earlier told you. अब जो हमारा संविधान है, ये संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है, इस बात की ताकत और इस बात को बताता है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है। अपनी मर्जी से मैंने एक वर्ड इसमें ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि आप किसी को भी फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती किसी भी धर्म को मानने या किसी भी धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझा रहा हूं। Seculars vote that translated into a law. आर्टिकल 15 का 4 जो पार्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन टू बी मेड ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, ब्रीड, रिलीजन, जेंडर, रेस एंड क्लास etc. जो आर्टिकल नंबर 15 का 4th पार्ट है वो ये बताता है कि हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को उसके जात, जन्म स्थान, धर्म, उसके कलर, उसके इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इन सब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, बाई बर्थ कहीं का भी हो, यूपी का रहने वाला हो या झारखंड का, दैट डजंट मैटर, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द गवर्नमेंट इनैक्टेड द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट इन 1955। जो हमारी सरकार थी उसने 1955 में अनटचेबिलिटी मतलब अस्पर्शता, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहते हैं, तो इसको सरकार ने पूरी तरीके से क्राइम ऑफ ऑफेंस कर दिया है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की भावना रखता है या ऐसा प्रदर्शित भी करता है तो वो एक तरीके का अपराध माना जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, उसकी आत्मा। आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब वो अधिकार जो हमको हमारे जन्म से मिलते हैं। डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही हैं। इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18। अब राइट टू इक्वालिटी मतलब द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। मीन्स जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं हमारे देश के, उन सबके लिए कानून समान है और कानून के लिए वो समान है। मतलब जो एक अमीर के लिए कानून होगा वही गरीब के लिए होगा, जो गोरे लोगों के लिए होगा वही काले लोगों के लिए होगा। मतलब सभी तरीके के लोगों के लिए एक ही तरीके का कानून है और कानून के समक्ष वो व्यक्ति भी समान है। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग लॉ हो जाए, प्रधान के लिए अलग लॉ हो जाए, आम आदमी के लिए अलग लॉ हो जाए, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं इसी में, द लॉ प्रोवाइड्स द इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। मतलब सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, मतलब समानता की बात की जा रही है।
फिर हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से 22। अब ये जो आर्टिकल नंबर 19 है इसमें बहुत सारी फ्रीडम्स दी गई है। सबसे पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, मतलब हमें अपनी बात कहने और अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में शांति बनाए रखने के लिए बताया गया है। इसी में बताया गया है कि किसी भी प्रकार का आप एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते हैं और वहाँ पर बस सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि आप देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ आप रह सकते हैं और किसी भी प्रकार की आप अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य कर सकते हैं। ये सारे आपको 19 टू 22 में मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि जो मीडिया की जो फ्रीडम है, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये भी इसी में आर्टिकल नंबर 19 में ही कहा गया है। अब अप्रैल 2010 से राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट्स को इसमें ऐड कर दिया गया है। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 टू 28। इसमें यह है कि सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने धर्म को मान सकता है, उसको बढ़ा सकता है, उसके लिए संस्थाओं का निर्माण कर सकता है, उसका स्वामित्व रख सकता है। ये सारी सुविधाएं, ये सारे फ्रीडम्स हमको दिए गए हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 टू 24। अब आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 23 सेज दैट द ट्रैफिकिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, बेगर्स, the forced laborers and any other similar form of the forced labor are prohibited। मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमंस का व्यापार होता था, या आप फोर्सफुली जैसे बंधुआ मजदूरी, ये और किसी भी प्रकार से ऐसा जबरन कार्य जो व्यक्ति नहीं करना चाहता, अगर आप कराते हैं तो वो एक तरीके का अपराध माना जाएगा। इसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, मतलब आप ऐसा कार्य नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 44 prohibited that the employment of the children below the 14 years of age in any factory, mine or any the other the dangerous employments। मतलब कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार के कारखाने, माइनिंग या ऐसी जगहों पर काम पे नहीं लगाया जा सकता जिससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पे असर हो। अब बात करते हैं कल्चर एंड एजुकेशन राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30। आर्टिकल नंबर 29 और 30 हमको ये बताता है कि हम अपनी मातृभाषा, मतलब जो भी हमारी मातृभाषा है, अपनी क्षेत्रीय भाषा और उससे रिलेटेड जो भी कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैं, उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं और उनके संवर्धन के लिए प्रयास कर सकते हैं। आगे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब संवैधानिक अधिकारों का उपचार, आर्टिकल नंबर 32 टू 35। इसमें कहा यह जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ये जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं अगर छीनने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, इफ यू वांट टू नो एनीथिंग, देन यू कैन आस्क टू मी। टिल देन, बाय बाय।